नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज मंगलवार है और हमारी गपशप राजनीतिक गपशप होने वाली है हर्ष कुमार जी से। स्वागत है आपका हर्ष जी। जी नमस्कार। नमस्कार हर्ष जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। आपके मित्रगण जो है आपके आस पड़ोस में बैठे हुए, यानी लुटियंस की दिल्ली में, जी तो ये लुटियंस की दिल्ली का जो मीडिया है वो 2 फेज के बाद में कह रहा है कि साहब की बीजेपी तो हार गई, अब तो कोई चांस ही नहीं है, अब तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अमेठी नहीं जा रहा अभी भी। और आज जो सूत्रों से समाचार आया है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे। जी तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। ये दोनों यही चीजों में ये इंफॉर्मेशन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये ऐसा जी क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? कॉन्ट्रोडक्शन ही है। लेकिन आपने जो है कल इस बार संडे में जो ममता बनर्जी की रैली हुई थी, आपने शायद जी उसका उनका बयान नहीं ध्यान से सुना। उन्होंने सुजापुर में रैली की थी, जो मालदा नॉर्थ वाला एक इलाका है, वहां पे उन्होंने रैली की थी और पूरी मुस्लिम बेल्ट है वहां पे। तो वहां ममता बनर्जी ने संडे में एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना, इन्हें कांग्रेस को वोट देना, खराब करना है वोट। और कांग्रेस किसी भी हालत में जीत नहीं रही है। और मेरी गठबंधन में जो इंडिया अलायंस में बाकी लोग हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है, आप मुझे वोट दें। तो आप समझिए, प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदार तो उधर ममता जी है। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार तो खुद कांग्रेस में लोग नहीं मानते हैं। अब उन्होंने कहना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर वो मोदी जी वर्सेस राहुल हो जाता है ना चुनाव। वो चाहते नहीं कांग्रेस वाले कि ये हो, दिक्कत वहां खड़ी हो जाती है इनके सामने। और लुटियंस का जो हमारा मीडिया है, देखिए अभी जी भी यहाँ पर जो लार्जर पिक्चर है, वो लुटियंस का जो मीडिया है वो अभी भी योगेंद्र यादव जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे जो लोग हैं, इनके इर्द गिर्द ही कहानियां घूमती हैं सारी। जिस तरह का नैरेटिव ये लोग बनाते रहते हैं। क्योंकि बाकी जो यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, आप टीवी चैनल्स की बात करें, यूट्यूबर्स को अगर छोड़ दें, तो उन सब में इस तरह के लोग हैं नहीं जो इस तरह का एनालिसिस करते हों या कुछ। वो सब अपने एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, उन पर ही निर्भर रहते हैं। और ओपिनियन पोल अभी बंद हैं सबके। अब ओपिनियन पोल कोई चल नहीं रहे हैं, वो सब हो चुके जिनके होने थे। तो उस तरह के अंदाजे कोई और लगा नहीं रहा। और योगेंद्र यादव जो है, योगेंद्र यादव को पता नहीं टिकट तो कहीं से दिलवाया नहीं राहुल गांधी ने। लेकिन वो ये बात पूरी तरह से साबित करने में लगे हुए हैं कि साहब 2 चरण का जो मतदान हुआ है उसमें बहुत भारी नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और उनका जो ये आकलन है, इसकी सच्चाई कितनी है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद जहां भी एनालिसिस इस तरह के किए हैं उनमें सब में यही कहा है कि मैं ग्रामीण इलाकों में जरूर घूमा हूं कुछ जगह, शहरी इलाकों में मैं नहीं गया हूं। बाकी वो सहारनपुर वगैरह सब जगह घूमने की बात कर रहे हैं, मैं मेरठ भी घूम के आया हूँ, फलाना जगह गया, वहां गया। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों लोगों में जो है मोदी के प्रति गुस्सा बिल्कुल नहीं है। ये बात, लेकिन हाँ। वोट नहीं दे रहे उसको। तो वो कह रहे कि मोदी के प्रति गुस्सा कहीं नहीं है। और दूसरा एक बात और भी कह रहा है योगेंद्र यादव। वो ये कह रहा है कि योगी जो है उत्तर प्रदेश में, वो मोदी से ज्यादा पॉपुलर है। तो अब कोई उनसे ये पूछे कि चलिए मोदी से नाराजगी नहीं है और योगी उत्तर प्रदेश में मोदी से ज्यादा पॉपुलर है, तो फिर वोट समाजवादी पार्टी को जा रहे हैं क्या? ये समाजवादी पार्टी के जो इंटरनल खबर जो मुझको मिली वो मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पर। जी आपने देखा होगा कि अचानक कन्नौज से उतारने का फैसला किया अखिलेश अखिलेश यादव ने। ने। स्वयं को उतारा उन्होंने कन्नौज से, जबकि एक दिन पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव की कैंडिडेसी जो है वो डिक्लेयर कर दी थी। इसके पीछे एक जो समाजवादी पार्टी के जो पुराने लोग हैं उन्होंने आकलन और फीडबैक करके दिया कि यदि आप कन्नौज से नहीं लड़े तो मैनपुरी भी जाएगी। बिल्कुल। इस बात से डर के अखिलेश ने कन्नौज में उन्होंने कहा कि भैया अगर मैनपुरी चली गई तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और लोगों ने ये भी किया कि भाई यदि आप कन्नौज से लड़ोगे तो
संभावना है। हाँ हालांकि कैसे है मुझे पता नहीं, क्योंकि कन्नौज से डिम्पल लड़ी थी पिछली बार और 12,000 वोट से ही यद्यपि हारी थी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस समय बीएसपी इनके साथ है। हाँ और बीएसपी के साथ होने के बाद भी वो 12,000 वोट से हार गई थी। इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है, तो वो कैसे उसको मेकअप करेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे जो एम वाई जिसको बोलते हैं ना, जो एम वाई कॉम्बिनेशन है, वो एम वाई कॉम्बिनेशन पूरे उत्तर प्रदेश में अपने दम पर, केवल अपने दम पर, केवल और केवल 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर एम वाई कॉम्बिनेशन अपने दम पर जीत दिला सकता है। और वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक तो है संभल, एक है फिरोजाबाद और एक है आजमगढ़। जी। इसके अतिरिक्त कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जिसमें एम वाई अपने दम पर जीत जाए। या तो एम है फिर, और या फिर वाई है। हाँ जैसे मैनपुरी का उदाहरण आप ले लें तो वहाँ वाई वाई है, हाँ एम नहीं है वहाँ। जी। और मामूली ऐसे ही जो है संभल वाली जो है ना, उसमें संभल वाली में भी एम ज्यादा है, वाई कम है, लेकिन वाई है वहाँ पे। वैसे उसमें एम अकेला ही बहुत है, हाँ लेकिन एम और वाई मिलके हो जाते हैं। लेकिन 2014 में क्या हुआ था आपको ध्यान होगा, 2014 में यहाँ पर सारे मुस्लिम कैंडिडेट थे, केवल भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू कैंडिडेट था और डीपी यादव एक हिंदू कैंडिडेट खड़े हुए थे। आपको पता है डीपी यादव वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यादवों में बड़ी हैसियत रखते थे एक जमाने में, बिल्कुल। अब तो नहीं है। बाहुबली नाम था वो, तो फेमस बाहुबली थे, वो बाहुबली थे, बड़े बाहुबली थे। लेकिन यादव वोट जो था वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो गया। डीपी यादव के कुल 16,000 वोट है, जबकि डीपी यादव इस मूड से उतरे थे कि भाई यादव वोट एक्सक्लूसिव मुझको मिलेगा, बाकी इतने सारे मुस्लिम प्रत्याशी हैं तो मैं 2-2.5 लाख में भी जीत जाऊंगा। हाँ, उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम में डिवाइडेशन होगा। तो मुस्लिम में तो डिवीजन हुआ, लेकिन यादव वोट जो है वो चला गया भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी 5,000 से वहां चुनाव जीत गई। तो लोगों ने कहा कि ये साहब ये 8वां अजूबा हुआ दुनिया का। और इस बार भी कुछ कुछ ऐसा ही है, सिचुएशन जो है वो कुछ कुछ इसी तरह की बन रही है। तो यही एक फीडबैक मिला अखिलेश को कि साहब कि ये मत सोचिए कि यादव जो है आपको अंधा होके वोट दे देगा, क्योंकि इनकी दिक्कत बहुत बड़ी आ गई है, यादवों को उन्होंने टिकट नहीं दिया। हाँ आप अगर इनका टिकट का वितरण देखें उत्तर प्रदेश का, तो इन्होंने कुल जमा 4 तो मुसलमानों को टिकट दिए, केवल 4। एक संभल, एक रामपुर, और एक और कहाँ दिया इन्होंने, संभल में दिया, रामपुर में दिया, एक अमरोहा में दिया, और एक अमरोहा और में तो एक वो दानिश उसका है, कांग्रेस का। सॉरी सॉरी वो नहीं दिया, मैं गलत बोल गया। एक संभल में दिया, एक मुरादाबाद में वो दिया, दिया है ना अफजाल अंसारी गाजीपुर में। एक एक वहां दिया गाजीपुर में, एक कोई और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान आता है तो बताता हूँ। तो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि 2014 में इन्होंने 21-22% मुसलमानों को वोट को टिकट दिया समाजवादी ने, 2019 में वो घट के 14% हो गया, और इस साल वो घट के 5% रह गया, या 4% रह गया। मेरे ख्याल से 3 को ही दिए हैं, चौथे को भी नहीं दिए। नहीं, चौथा दिया ना, कैराना दिया, कैराना दिया, हाँ, इकरा हसन। इकरा, तो ये 4 केवल दिए इन्होंने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो इसमें जो इनको ये फीडबैक दिया गया कन्नौज के लिए कि साहब ये आप कतई गारंटी मान के मत चलो कि यादव जो है वो अंधा केवल आपके निशान पे वोट दे देगा, ऐसा संभव नहीं है। और तब देखिए संजय जाके जी, ये उतरे, मजेदार तब मजेदार जाके बात तो ये ये भी उतरे। देखिए ना, अब ये गिनने लगते हैं ना कि यादव को हमने कितने टिकट दिया, तो सर 4-5 तो इनके घर के ही हैं यादव टिकट।
नहीं, एक भी यादव बाहर को कितने को टिकट दिया नहीं है? दिया, घर से सारे घर बाहर के ही हैं। एक भी यादव हाँ, को टिकट नहीं दिया घर तो से यही बाहर। तो मैं कह रहा हूँ कि यादवों में ये भी तो बात है कि यार यादव में भी टिकट आप अपने परिवार वालों को ही दे रहे हो। तीन तो एक तो इसका भतीजा लड़ रहा है, दो भाई लड़ रहे हैं, डिंपल लड़ रही है और ये लड़ रहा है खुद। बस ये बस हालत है, तो यही है। और ये बात आपने सही कही है कि लोगों ने इनसे कहा कि भाई लड़ लो चुनाव, और नहीं वरना सीट जा रही है कई। और आपको ध्यान होगा कि संजय जी शायद पिछले सप्ताह भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि जब ओपिनियन पोल आए थे चुनाव से 2 दिन पहले, फर्स्ट राउंड से 2 दिन पहले, उसमें 70 में से 80 में से 78 सीटें आ रही थी भाजपा की, 75 से 78 के बीच में। और उसमें जितने भी ओपिनियन पोल थे वो समाजवादी पार्टी को 2 या 3 सीटें ही दे रहे थे। और वो 2 या 3 सीटें इसलिए दे रहे थे कि एक तो डिंपल लड़ेगी और एक अखिलेश लड़ेगा, तो 2 तो वो दे ही दो, तीसरी का कोई पता नहीं है पक्का है कि नहीं, हो पाएगी या नहीं। बदायूं वाली पिछली बार की कहानी आपको पता ही है क्या हुई थी। आजमगढ़ में पिछली बार धर्मेंद्र यादव का क्या हुआ था आपको पता ही है उपचुनाव में। तो किसी को भरोसा नहीं, तो इसलिए किसी ने कहा होगा कि भैया पता लगा कि दिल्ली में भी ठोर ठिकाना नहीं रहा आप लोगों का, पता लगा वहां डिंपल भी हार गई और आप भी हार गए, तो इसलिए मैदान में उतरे। कल मैंने एक वीडियो किया था और उसमें यही बात हाईलाइट की थी कि आप ये देखिए सब कुछ होते हुए भी, और इतना सब ये मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण करते हैं, उनकी सारी गैर वाजिब बातें जो है वो सब मानते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं देते। महाराष्ट्र में एमवीए से मुसलमानों की नाराजगी भारी है, कारण एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन्होंने। हाँ, वो तो मैंने तो उस पर वीडियो भी बनाया था। उसमें जो वो वहां का वो है मंत्री रहा है कौन, खान, वो उसने तो इस्तीफा दे दिया और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही महाराष्ट्र में, तो कि भैया आपने किसी को भी टिकट नहीं दिया। और ये कांग्रेस वाले तो सबसे बड़े सेक्युलर हैं। चलिए साहब, वो तो उद्धव ठाकरे तो नया नया मुल्ला बना है, उसकी तो छोड़ दो आप, लेकिन ये तो सबसे बड़े सेक्युलर हैं, इन्होंने नहीं दिया किसी को। और वहां पे एक बड़ा, अब वो संजय जी बड़ा दिलचस्प हो गया है वो चुनाव। वो जिस सीट से वो टिकट मांग रहा था, मैं नाम बोल रहा हूं, मिनिस्टर रहा है वो पहले, जो वहां का उनका नेता था, वो जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं, वो टिकट उस सीट से मांग रहा है जिससे बीजेपी ने उन्हें उज्जवल निकम को उतारा है। अब अगर उज्जवल निकम के सामने किसी को मुस्लिम को दे दें ये टिकट वहां पे, तो बवाल हो जाएगा वहां। फिर तो सीधा हिंदू मुस्लिम हो जाना है वहां पे। ऐसा बीजेपी वालों ने फंसा दिया इनको। वो पूनम महाजन का टिकट काट के उज्जवल निकम को जो हुआ है, नॉर्थ सेंट्रल सीट है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट, आरिफ नसीम खान। हाँ, आरिफ नसीम खान, सही कह रहे हैं। वहां पे वो वर्षा गायकवाड़ है, उसको नसीम टिकट मिला हुआ है वहां पे कांग्रेस का। वो उसी बात से नाराज है कि वर्षा गायकवाड़ को क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और उसने ये बात कह दी है, तो देखिए परसेप्शन की बात है, सब लोगों में उसने मैसेज दे दिया कि भैया मुसलमानों को तो ये टिकट ही नहीं दे रहे हैं किसी को भी, और मुसलमान को तो टिकट और वो जीतते थे। राजस्थान में परंपरा रही है कि कांग्रेस से एक टिकट मुसलमान को अवश्य देती थी। ये सबको पता था कि हारने के लिए देती है, लेकिन देती है अवश्य। इस बार नहीं दिया। शुरू से ये लगातार रफीक मंडेलिया को टिकट देते आ रहे थे। रफीक मंडेलिया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बॉम्बे का, और चूरू का चूंकि रहने वाला है, उसको टिकट मिलता था और हारता था वो सब बात ठीक थी। इस बार जब उन्होंने टिकट नहीं दिया तो शुरू में जो हम अब कह रहे हैं, जो अब निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कसवा नहीं जीतेगा, उसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि वहाँ पर मुसलमान वोट जो है वो बहुत ठंडा रहा, नहीं पड़ा। मुसलमान वोट अन्य स्थानों पर भी बहुत ठंडा रहा। मेवात में मुसलमानों का वोट जो है वो जो 90% पड़ता था, वो 60-65% ही पड़ा। तो ये फर्क तो मैं आपको जो राजस्थान की जो आंखों देखी है वो बता रहा हूँ, यहाँ मुझे दिखाई पड़ा कतिपय सीटों पर, जयपुर की सीट पर भी दिखाई पड़ा। जयपुर की जो सीट है, जयपुर सिटी की जो सीट है, तो जो सिटी जो आपकी वॉल्ड सिटी है, वहाँ की 2 कंस्टिट्यूंसी पर मुसलमान एमएलए हैं यहाँ,
यहाँ भी भोपाल जैसी स्थिति हो गई है कि जो है वो अंदर की सिटी के मुसलमान एमएलए जीत रहे पिछली 2 बार से, लेकिन वहां भी कोई बम्पर वोटिंग वाली स्थिति तो वहां भी नहीं थी। वैसे भी सबको पता है कि साहब की जयपुर एक तरफा सीट है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। तो ये जो मुस्लिम लो वोटिंग का जो हंगामा हो रहा है, उसका एक पहलू ये भी है जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि केवल हिंदू सीट है, जो हिंदू वोट है वो ही नहीं डल रहे हैं, परसेंटेज सभी जगह डाउन है। और यूपी में तो जहां जहां मायावती ने मुसलमानों को टिकट दिए हुए हैं वहां ठीक ठाक उन्हें मिला है। अमरोहा में मेरे मित्र रहते हैं, जोया वहां पे एक कस्बा है, मेरे मित्र हैं वहां पे रहते हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ बसपा का कैंडिडेट है जो मुस्लिम, उसे भी बहुत वोट मिले अमरोहा में, बढ़िया वोटिंग हुआ इसके लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान जो है आंख मूंद के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। और अखिलेश यादव के बारे में तो सब एक बड़ी चर्चा और भी चल रही है इन दिनों। अखिलेश यादव कोई रैली नहीं कर रहे हैं, कहीं घूम ही नहीं रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं घर से। एक आध कोई रैली है, उनसे ज्यादा रैली तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर दी यहाँ पे। अखिलेश यादव की तो प्रेजेंस ही लगभग 0 है। इधर जो पहले राउंड में 16 सीटों पे जहां हुआ है, मेरे ख्याल में 2 या 3 जगह गए, वो ज्यादा जगह गए भी नहीं है। वरना हर बार वो क्या करते थे, विधानसभा चुनाव में भी वो बस लेके निकला करते थे अपनी बार। अब की बार वो भी नहीं दिखाई दे रही। और लास्ट दिन जब मतदान वो प्रचार खत्म हुआ था सेकंड राउंड का, तब इन्होंने अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में की थी, दिल्ली की मीडिया को बुला के वहां पे उनसे बात की थी। बाकी कोई रोड शो नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई एक अमरोहा दूसरे में के तो किया था। अमरोहा में तो शायद प्रियंका गई थी। नहीं राहुल गांधी थे ना उसमें। अच्छा, राहुल गांधी गए थे। राहुल प्रियंका वहां गांधी गई और थी, प्रियंका राहुल सहारनपुर में गांधी, गई थी, इमरान मसूद के लिए। प्रियंका सहारनपुर में गई थी। राहुल हम्म। गांधी और अखिलेश जी ने हाथ उठा के दोनों हाथ पकड़ ये के एक दूसरे का हाथ उठा के ये अंतिम 2 दिनों में ही हुआ था, अमरोहा में, अलीगढ़ में, और फिर गाजियाबाद में आके खत्म कर दिया था इनमें से। इस तरह से हुआ था। अब जो चुनाव है तीसरा राउंड, वो तीसरा राउंड पहुंच गया है यादव टेरिटरी में। अब इसमें आपके देखिए संभल, हाथरस, उसके बाद आगरा, फतेहपुर सीकरी, इधर पीछे आ जाइए बदायूं, आंवला, बरेली, फिर आप उधर निकलेंगे तो आपका एटा है वहाँ पर, और मैनपुरी, फिरोजाबाद। ये ये 10 बिल्कुल सीटें हैं समाज, इस बार। ये बिल्कुल इन्हीं की याद, इनकी सपा वालों की टेरिटरी में अब चुनाव एंटर कर रहा है लगभग ये, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर भी मैनपुरी, फिरोजाबाद, संभल के अलावा इनको और बहुत कुछ आशा नहीं है। हाँ, वो तो पिछले वाला ही सीन है। तो थोड़ा सा बरेली का देखते हैं। वहां बरेली में चूंकि बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया है, पहले तो गंगवार साहब लड़ा करते थे, अब की बार वहाँ कैंडिडेट चेंज हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा सा वहाँ हो इधर उधर, लेकिन ओवरऑल लग नहीं रहा जो जो कास्ट जो इक्वेशन है वहाँ की। दूसरा कैंडिडेट भी गंगवारी है, तो कुर्मी हम्म। जो है वो अपना कैंडिडेट थोड़ी छोड़ देगा। वो तो ठीक है, हाँ हल्ला सही गुल्ला बात करके अल्टीमेटली पोलिंग तो उसी को करनी है उसे। हाँ सही बात है। और बाकी लोग जो बीजेपी के सिंबल पे वोट दे रहे हैं, उनके साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? समाजवादी को हाँ थोड़ी वोट देते। सही बात है। ये वाले इस वाले राउंड में काफी हद तक समाजवादी पार्टी का टेस्ट होगा, पता लगेगा इनका क्या हिसाब ये किताब है। इनका जो मुख्य एरिया है, क्योंकि इसके बाद जो है, जो अगला जो चौथा राउंड है, वो पहुंच जाएगा अवध में। मतलब अवध का जो बाहरी इलाका है वहां पहुंच जाएगा। पांचवा राउंड जो है वो मेन अवध का एरिया है। जी। अब इसमें भी जो अगला राउंड, जो चौथा राउंड होगा, वो चौथा राउंड जो बताता हूँ आपको, उसमें कौन कौन से हैं आपके। उसमें है शाहजहानपुर, शाहजहानपुर से शुरू होगा। तो शाहजहानपुर से ऊपर चलिए तो शाहजहानपुर, खीरी, धौरहरा। तो खीरी धौरहरा दोनों खीरी डिस्ट्रिक्ट में, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जिला सीतापुर है, हरदोई है, लखीमपुर मिश्रिक, खीरी, हाँ, उन्नाव, सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा।
फर्रुखाबाद, इटावा, बहराइच, अकबरपुर, अकबरपुर। अकबरपुर, कानपुर, बहराइच और एक और कोई बच गया बीच में, कन्नौज। हाँ, कन्नौज में भी है। ये 13 सीटें जो हैं वो उसमें अगले राउंड में जाएंगी। उसमें इनके पास कन्नौज के अलावा कहीं भी जीत का जुगाड़ नहीं है। हाँ, सही फिर कह रहे हैं इन आप। सभी स्थानों पर यादव नगण्य है। जैसे मैं अपने जिले की बता देता हूँ, यादव नगण्य है वहां पे, वहां खीरी कुर्मी, में। ब्राह्मण, ठाकुर, हाँ खीरी में। हम्म, शाहजहानपुर में तो हैं थोड़े से, वो तिलहर वगैरह जो एरिया इधर ये बदायूं और से लगता हुआ है उसमें, लेकिन यहाँ से फिर यादवों की संख्या कम होनी आरंभ हो जाती है। फिर बाकी तो फिर जब पूर्वांचल आएगा तब आएगा। तो यदि ये पहले 2 राउंड में ये फेल हो गए जैसा कि दिख रहा है, तो फिर आगे तो अब ये क्या कर पाएंगे। तो जो लोग भी हमारे योया जी जो है वो कह रहे थे कि 50 से कम आ सकती हैं सीटें भारतीय जनता पार्टी की, वो किस प्रकार आ सकती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो किस प्रकार आ सकती हैं ये वही समझा पता नहीं, सकते हैं और कोई नहीं समझा पता नहीं संजय जी कैसे 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 कह रहा है योगेंद्र यादव। तो वो तो ये भी कह रहा कि दलित बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, और दलित, वो तो ये तक भी कह रहा है कि दलितों में से भी एक हिस्सा जो है समाजवादी पार्टी को जा रहा है। कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आया। पता नहीं, वो सबके हिस्से में दे रहा है, वो तो कि सबके हिस्से में से कट के समाजवादी पार्टी को जा रहा है। उसका बस चले तो वो अखिलेश यादव को दे दे सारी की सारी सीट। बिल्कुल मुझे लग सही रहा है है। वो वैसे भी सरनेम जो है ना उसका, वो भी काफी उसके बैक ऑफ द माइंड वो काम करता रहता है। यादव सरनेम जो है। और एक और आज किस्सा हुआ फर्रुखाबाद में, आपने सुना होगा, चल रहा है काफी, कि अब वोट जिहाद की भी अपील कर दी गई है। और जिसने वोट जिहाद की जो अपील की है वो सलमान खुर्शीद की कोई भांजी है वहाँ, मरियम मरियम खान। मरियम खान ने बाकायदा वोट जिहाद की अपील कर दी है। तो इनका तो कार्यक्रम है, इनकी तो लंका लगाने में इनके खुद स्वयं के लोग लगे हुए हैं, तो फिर दूसरे की क्या आवश्यकता। नहीं, अब आप सलमान सोचो खुर्शीद अब तो लंका लगा रहा है। सलमान खुर्शीद तो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रहे ना। वो तो उनकी उनकी सीट तो हाँ, दे दी उसके इनके क्या खाते में, बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के में। समाजवादी पार्टी के खाते में भी दी भी किसको है, दी है संघमित्रा मौर्य के तलाकशुदा पति को, जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद को। एक्स दामाद को। एक्स दामाद को। अच्छा और संजय जी, आपके ये जो कर्नाटक वाला ये मुद्दा हुआ है, इसके बारे में तो कुछ बात कीजिए आज। वो तो आज उन्होंने ठंडा पानी डाल दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। हाँ, वो तो है, उनकी मीटिंग जेडीएस वालों ने वो कर दिया उसमें। और जो बात निकल के आ रही है वही आ रही है कि ये तो बहुत पुराने वीडियो हैं, जिस टाइम इनकी सरकार थी कांग्रेस की और कुमार स्वामी की साझा सरकार थी उस समय के, हाँ, इसलिए ये इसको ज्यादा उछालेंगे भी नहीं। अच्छा, इसके मामले की टाइमिंग को लेके थोड़ा सा मुझे बड़ा डाउट हो रहा है। आप ये बताइए कि जब पोलिंग हो चुका वहां पे 26 तारीख को, अब इस मामले में इतना तूल देने का क्या मतलब है? और अगर आपको उसकी इमेज ही मैं खराब इसका करनी थी। मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जानबूझ के इन्होंने इसलिए आउट नहीं किया क्योंकि जो भी हो वो है तो देवेगौड़ा का पोता, और इसको अगर पहले राउंड के पहले आउट करते तो वो जो वोक्कालिगा जो पूरा क्षेत्र है, जो मैसूर वाला क्षेत्र है, वो वोक्कालिगा डोमिनेटेड क्षेत्र है, हाँ, उसमें वो उल्टा पड़ सकता था इनके। उल्टा पड़ सकता था, वो इन्हीं के अगेंस्ट कांग्रेस वालों के खिलाफ जा सकता था। सही हाँ, कह रहे अब क्या है कि अब जो क्षेत्र है उसमें केवल बीजेपी है, और वोक्कालिगा जो है तो ठीक है तो सभी जगह, लेकिन कम मात्रा में है, वहाँ डोमिनेंट नहीं है। तो इन्होंने ये इसलिए किया कि ये बीजेपी को कॉर्नर करेंगे। बीजेपी को कैसे कॉर्नर करोगे तुम रेवन्ना के इस चक्कर में, लेकिन बीजेपी ने रवीश भी कुमार, दबाव डाल आपने के। आपने रवीश कुमार का वीडियो नहीं देखा? उसने इसी पे हाँ वीडियो बताइए। बनाया। उसने तो मोदी जी को सेक्स कांड से जोड़ दिया। बताओ अरे बताइए कि साहब क्या साहब, हुआ। मोदी जी ने रैली उसके लिए क्यों करी? अरे भाई, मोदी जी तो सबके लिए रैली कर रहे हैं। वो तो उनके गठबंधन के साथी उनके लिए रैली की, और रैली करने के तो 2 दिन बाद ये सारे वीडियो वायरल हुए। मोदी जी को कहां से पता लग गया इस बात का? वो बस उसने जो है थंबनेल में मोदी जी का उसमें फोटो चिपका दिया और अपने आप को संतुष्टि दे दी कि सेक्स कांड से मैंने मोदी जी को जोड़ दिया। जोड़ने को तो बहुत लोग जोड़ते हैं, रवीश बाबू ने तो जो जोड़ा सो जोड़ा, वो स्वयं के भाई के बारे में भूल गए।
उसकी बात कभी नहीं करते। हाँ, भैया उसका तो नाम नहीं लेता वो। ब्रजेश भैया ने क्या किया जिंदगी में, ब्रजेश भैया की बात कभी नहीं करते रवीश जी हमारे। हाँ, रवीश जी बहुत इस मामले में चतुर हैं। अब आप ये देखिए मोदी जी को, ये क्या है, सब विक्षिप्त हुए पड़े हैं। अब आप देखो, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने ये निकाल दिया कल कि साहब देखिए कि ये जो है वो कोई विक्रम यादव था रॉ का, उसने जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची, और उसका जो सैंक्शन जो था वो रॉ का जो चीफ था समंत गोयल उसने दिया उसकी सैंक्शन, और डोवाल को पता था, और निश्चित रूप से मोदी को भी पता रहा होगा। तो ये जो है ये करके कि भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू, साथ में जो गार्जियन ने पहले निकाली थी कि जो अज्ञात लोग हैं वो मार रहे हैं भारत के विरुद्ध जो आतंकवादी हैं उनको, तो इससे मोदी का वो नुकसान करना चाहते हैं या फायदा इससे करना तो चाहते फायदा है, इससे तो फायदा है मोदी जी का। बढ़िया है, वो साबित करो कि हाँ मोदी जी ने कर, क्यों, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या इसमें दिक्कत है। हैं? तो ये इस प्रकार की जो है ये कार्यक्रम ये लोग किया ये सब करते हैं। बैक फायर करने वाले ही मामले हैं। और एक और आप बताएं, या आपने भी एक एनालिसिस की थी ये लो वोटिंग के बारे में, तो जी 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 ये लो वोटिंग का असर किसके ऊपर पड़ा है, जिसमें जो आपने अपने विचार बताए थे वो थोड़ा हमारे दर्शकों से भी साझा करें। जी 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 देखिए, लो वोटिंग का मैंने 2 सीटों के हिसाब से एनालिसिस किया था। आपको मैं बता दूं कि मैंने मथुरा, जहां सबसे कम रहा था सेकंड राउंड में, 43, 47, 44 के आसपास कितना रहा था वहां पे, और सबसे ज्यादा सेकंड राउंड में अमरोहा में हुआ था। तो अमरोहा का मैंने आपको शुरू में बताया कि अमरोहा में 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, दोनों में वोटों का डिवीजन हुआ है, वहां वोट ठीक हुए, और पिछली बार से वहां भी 6% कम है, 2019 से अमरोहा भी 6% कम है। लेकिन यह है कि इस राउंड में सबसे ज्यादा वहां था। और जहां पे मथुरा में हेमा मालिनी लड़ रही हैं, और हेमा मालिनी के एरिया में 43% सबसे कम लोएस्ट वो हुआ है, वहां पे मेरे एक पत्रकार मित्र हैं बरेली में, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो मथुरा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये बताया कि साहब हेमा मालिनी 3 से 4 लाख वोटों से जीतेगी। अब 43% का ये परसेप्शन ये बनाना शुरू कर दें कि इसका नुकसान सिर्फ बीजेपी को ही हो रहा है, तो वो तो कहीं पे टिकता नहीं है किसी भी हिसाब से। वो तो सेकंड राउंड में और फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं 16 सीटें मिलाकर, तो मेरा आकलन ये है संजय जी कि इसमें 14 सीटें आ रही हैं आराम से, 15 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं बीजेपी की। ये आकलन मैंने लगाया था उसका पहले 2 राउंड में। जी जी हाँ। आपको कैराना पे डाउट था? कैराना पे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब वो डाउट भी क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है कि वो क्लियर हो जाएगी सीट, क्योंकि उसमें जो बसपा का प्रत्याशी था श्रीपाल राणा ठाकुर, उसे ज्यादा वोट नहीं मिली। वो जो डाउट था थोड़ा सा कि ठाकुर वोट कम होंगे, और जो वो इकरा हसन लड़ रही है उसके पास मुस्लिम वोट के अलावा और कोई ज्यादा वोट नहीं गया है। जे आरएलडी की वजह से जाट भी जो है अब की बार मैक्सिमम 90% बीजेपी के पास गया है। वहां पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कैराना में, उसमें डाउट शुरू में इसलिए था कि वो कैंडिडेट बहुत खराब है, वो प्रदीप चौधरी जो वहां से कैंडिडेट है बड़ा खराब है। पिछले 4 साल वो क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आया। वहां पे थोड़ा सा लोगों को इसलिए डाउट था। और वो इकरा हसन युवा है, लड़की है, और थोड़ा सा लोकप्रियता थी, यंग जनरेशन के लोग उसके साथ बड़ा घूम रहे थे, तो थोड़ा सा वो मामला था, इसलिए थोड़ा सा डाउट था। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सीट भी क्लियर होगी, आसानी से निकलेगी। तो ये है साहब पहले 2 राउंड का तो एनालिसिस हमारा। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल ओवरऑल तो आज आपने आज अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी आपने? आज असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह ने, वहां मीडिया वालों ने पूछा उनसे कि साहब ये कहा जा रहा है कि लो परसेंटेज है और जो है वो हो रहा है, तो उसने तो कह दिया कि भाई पहले 2 राउंड में हम हमारे लोग और हमारे एनडीए वाले जो लोग हैं, हम 100+ से आगे चल रहे हैं। वो तो एग्जैक्टली यही तो मेरा प्रेडिक्शन है। तो उसने तो यही क्लियर, अमित शाह ने क्लियर कर एग्जैक्टली दिया। एग्जैक्टली मेरा प्रेडिक्शन यही है। तो अब हम इसमें क्या बता दें जब अमित शाह कह रहे हैं कि भाई 100+ चल रहे हैं उन्होंने। लेकिन वो जो एक काम संजय जी आज बढ़िया शुरू हो गया,
इन सब के खिलाफ जो केस हो गए, वो अमित शाह का वीडियो वायरल करने वाला फेक वीडियो जो चलाया इन्होंने अमित शाह का, केस हो गया आज सबके खिलाफ, एफआईआर हो रही है सारे देश वो हो में। गया, वो फंसेंगे। ये तो बेवकूफ है। एक्चुअली क्या है कि इनको इन्होंने एक अर्ली लीड ले ली फेक नैरेटिव में। जब इन्होंने वो नैरेटिव चलाया, आरक्षण वाला जो चलाया था, उसमें हाँ बीजेपी ने बहुत लेट रिएक्ट किया हाँ, वही और उसी के लिए तो कह रहा हूँ मैं। उसने कुछ हद तक डैमेज किया भी है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये राजस्थान में जो 2-3 सीटें जा रही हैं, उसके पीछे वो नैरेटिव भी है। उसने जो है वो एससी, विशेषकर जो एसटी आपके जो ये वेल टू डू लोग हैं ना, जो हाँ, मैं जिनको सरकारी नौकरियां मिली हुई हैं और उसमें भी जो बड़े अधिकारी हैं, इन लोगों ने मिलके उसको एम्पलीफाई किया यहाँ पर। और ये पता था, लोगों ने इन्फॉर्म भी किया, ऊपर सब कुछ किया, लेकिन उसका इन्होंने काउंटर बहुत लेट किया, फर्स्ट फेज के हाँ। बाद किया। और मुझे तो लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना अमित शाह ने, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए की, मैंने वो पूरी सुनी है, लगभग 9-10 मिनट वो बातचीत की उन्होंने। उसमें उन्होंने ये बात मेन कही कि जिन लोगों ने मेरा वीडियो, वो फेक वीडियो सर्कुलेट किया है, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, ये सब लोग शामिल हैं, और उन सब के साथ जो, उन सब के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल केसेस उसमें फाइल किए जा रहे हैं। मुझे लगता है यही बताने के लिए किया। और अभी मैंने देखा कि उसके वो कौन है, वो जिग्नेश मेवानी, क्या नाम है उसका, वो जो गुजरात हाँ, वाला जिग्नेश एमएलए, मेवानी। उसके जिग्नेश खिलाफ मेवानी। एफआईआर हो गई है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है इसमें। और मुझे तो लग रहा है कि ये, अगर यही कहानी चली तो एक आधे अरेस्ट भी ना हो जाए शायद चुनाव अगले राउंड से पहले इसमें, कोई कांग्रेस का लीडर। नहीं, इसमें तो दिक्कत क्या है? अब कांग्रेस का और मैनिफेस्टो जो इन्होंने चलाया, जो इन्होंने मैनिफेस्टो निकाला, अब उसकी बेसिस पे कुछ बात बीजेपी कह रही है, तो उसको ये काउंटर, न केवल काउंटर कराते हैं, इनके जो विदेश में मित्र बैठे हुए हैं वो भी करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कहा, उनके किसी लीडर, बड़े लीडर ने नहीं कहा कि वो संविधान बदलेंगे और चुनाव नहीं होंगे दोबारा या आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने 2019 में चुनाव से पहले एग्जैक्टली यही बात कही थी। क्या? कि यदि आपने दोबारा चुन लिया मोदी को तो फिर अगला चुनाव नहीं होगा। ये 2019 में कही थी। तो ये बातें जो हैं, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है, वो इस मामले में थोड़ा पिछड़ गया। हाँ, वो सही थोड़ा सही नहीं, मुझे कह रहे लगता हैं है आप। काफ़ी पिछड़ गया। बहुत इस बार लेट जो है इन्होंने नैरेटिव, जो है रिएक्शन शुरू किया। रिएक्शन लेट आ रहे हैं बहुत। ये अभी बातें देखिए, हम और आप कर रहे हैं इतने दिनों से, और हाँ, हम और आप इसको काउंटर कर रहे हैं। हमारा कोई स्टेक नहीं है इसमें, अलावा इसके कि हम चाहते हैं कि भई राष्ट्र आगे बढ़े। लेकिन जी, जिनका पूरा डायरेक्ट स्टेक है, वो इसको काउंटर ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अल्टीमेटली दिखाई पड़ गया कि भई पहले चरण में जो है इसका नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो इसलिए नहीं हुआ नुकसान क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो जो भी डाइवर्ट होगा वो बसपा को जाएगा, इसलिए बच गए ये, नहीं तो भारी नुकसान हो जाता। हाँ, सही बात है। ये भी अमित शाह वाला भी लेट हुआ है, ये वीडियो बहुत बहुत दिनों से चल रहा है, आरक्षण वाला जो था अमित शाह का, कई दिन से चल रहा है। हाँ, तो ये तो इनको भी देखना चाहिए कि वे अपनी जो फोर्सेस हैं उसको थोड़ा पिकअप कराएं, थोड़ा मजबूत करें। सर, ऐसे तो कैसे आप महाराष्ट्र का क्या लग रहा है संजय जी, महाराष्ट्र में क्या सीन होगा? अभी तो 5-6 टिकट बचे हुए हैं इनके, एनडीए वालों के वहां, अभी तो वो भी डिक्लेयर दिए हुए इनके। अभी तो 3 बचे हैं, लेकिन जो सिनेरियो इमर्ज हो रहा है वो ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार 25 में से 24 ये जीते थे, तो इस बार ये 28 लड़ रहे हैं, शायद 28 या 29 31 में। लड़ रहे शायद, 31। अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, 3 खाली पड़े हुए हैं। 3 में से हाँ, इनको अभी टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुए, सही कह रहे हो आप, 2-3 पे है 3 मामला। टिकट जो है अभी फाइनल नहीं हुए हैं। उन 3 के हिसाब से आज की डेट में जो फाइनल है वो 28 है। तो इन 28 में भारतीय जनता पार्टी को घाटा नहीं होने वाला है, वो 25 तो जीत ही लेंगे। हाँ, लेकिन बाकी जो है, जैसे पहले राउंड में हुआ, तो पहले सेकंड राउंड में जो देखा गया
सेकंड राउंड में ये देखा गया कि जो शिवसेना है वो अपनी 2 सीटें बहुत फंसी हुई हैं उसकी, और उन 2 सीटों पे वो शिंदे वाली शिंदे, शिवसेना का मतलब तो शिंदे की शिवसेना होता है, दूसरी हाँ तो हाँ SSUT भी है, यूबीटी UBT, सॉरी, हाँ, उद्धव वाला साहब ठाकरे, तो वो तो UBT है, और तीसरी वो SSR है, तो UBT और SSR की बात नहीं कर रहा हाँ, तो मैं। ऐसा लग रहा है ऐसा आईपीएल की टीम में हो। हाँ बिल्कुल, SLR SSR। आईपीएल की टीमों जैसे नाम हो गए इनके। तो ये SS जो है वो पिछड़ रही है, जैसे वो हिंगोली की सीट पे पिछड़ रही थी, और आपके एक और सीट है वहाँ पर, कोला और अमरावती में तो भी बीजेपी को टफ था, लेकिन बीजेपी निकल जाएगी उसमें, क्योंकि उसने नवनीत राणा पिछली बार इंडिपेंडेंट जीती थी, इस बार हाँ, वो उसको बीजेपी बीजेपी से ने आ टिकट दिया, जाएगी। तो बीजेपी से टिकट दिया है उसको। हाँ, दिया है। हालांकि उसको थोड़ा सा जोर आ रहा है, लेकिन वो संभवतः जैसा दिख रहा है वो निकल जाएगी, लेकिन एक हिंगोली की सीट फंसी हुई है वहाँ पर, और आपके दूसरी एक और सीट है उसमें फंसी हुई है सेकंड राउंड में। अच्छा, फर्स्ट राउंड आपको में तो पांचों सीट महाराष्ट्र में क्लियर है। महाराष्ट्र में ये क्या लग रहा है आपको, बीजेपी के बाद सेकंड नंबर की पार्टी कौन सी होगी? बीजेपी के बाद सेकंड नंबर की पार्टी शिवसेना होगी। शिंदे वाली? शिवसेना तो एक ही है ना, हाँ, वो तो यूबीटी है। UBT और SSR अलग है। हाँ। नहीं, कुछ कुछ लोगों का ये मानना है कि सेकंड नंबर पे शायद यूबीटी वाले रहे, तो वो नंबर 3 पे रहेंगे। 3 पे रहेंगे। ये भी बड़ा वो दिलचस्प होगा, मैं आपको बताऊं। वो बीजेपी 3 पे नंबर 1 रहेंगे पे रहे, क्योंकि लेकिन इन पे नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई है दोनों में, एसएस और महाराष्ट्र यूबीटी में। में ये जो संगठन है इनका, हम्म, बीजेपी प्लस जो है, NDA जो है, हम्म, 40 से सीट कम नहीं जीतेगा। हाँ। मुझे लग रहा है कि वो एनसीपी, वो अजीत पवार का ज्यादा ठीक ठाक है, वो जितनी सीटें मिलेंगी उसके रेशो में वो ठीक सीटें निकाल लेगा। उसको तो अभी 4 सीटें पक्की मिली हैं, वो चारों सीटें जीत रहा हाँ, वो उसका है, मुझे ज्यादा वो लग रहा है। इंक्लूडिंग बारामती। हाँ, क्योंकि क्या है अभी कि तक उसका जो उसकी 4 सीटें। कैडर उसके साथ है। एनसीपी का जो कैडर है वो अजीत पवार के साथ है, जो बेसिक पुराना है। अब एक नाथ और शिंदे के साथ कैडर एनसीपी कितना काम करेगा वो देखने वाली बात। एनसीपी का उद्देश्य लोकसभा है ही नहीं, एनसीपी का हाँ, उद्देश्य दूसरा है। अजीत राव का उद्देश्य जो है वो शरद राव को नीचा दिखाना है। हम्म, उसको विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ही उसने किया है कि भाई जितनी भी मैं लूंगा वो जीतूंगा, शरद राव को नीचा दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, शरद पवार उसको को नीचे अपना दिखाएं। अपना होल्ड एस्टेब्लिश करना है विधानसभा चुनाव के लिए। तो शिवसेना और यूबी आपके अजीत पवार ये महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं अपनी जमीन विधानसभा की तैयारी के तो लिए। सीन, महाराष्ट्र का ये सीन कुछ इस तरह से है। आप अधिकतर रीजनल पार्टीज को यही करता देखोगे। हाँ आप यदि अखिलेश की भी तैयारी देख लीजिए या बसपा की भी देख लीजिए, हाँ, वो तो अपनी यही है। लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो तो आगे के लिए लड़ रहे हैं। वो सही बात है। आगे के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे महाराष्ट्र का सीन यही है, नंबर 1 पे बीजेपी, और दूसरे नंबर के लिए यूबीटी और एसएस, और तीसरे नंबर के लिए अजीत और शरद पवार, इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। बल्कि आप ये देख सकते हैं कि यह स्थिति कमोबेश जो है वो बिहार में भी यही हो गई है। बिहार में भी हाँ, कांग्रेस अकेली है जो सोच रही है लोकसभा के लिए, बाकी लालू ने जो भी टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो पूरी तरह से विधानसभा को ध्यान में रखते हुए किया है। जिस तरह से उन्होंने पप्पू यादव को धूल चटाई, जिस तरह से उन्होंने कन्हैया कुमार को घुसने नहीं दिया, हम्म। जिस तरह से उसने लालू ने शहाबुद्दीन की जो पत्नी थी उसको टिकट नहीं दिया, ये सारे कन्हैया, काम जो लालू ने किए हैं वो इस हिसाब से किए हैं कि विधानसभा में क्या कर रहे मैं कन्हैया कुमार का आपने नाम ले दिया, मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए बता दूं मैं आपको। कन्हैया हैं जी। कुमार रिकॉर्ड मतों से हारने जा रहा है दिल्ली में। वो बहुत गलत जगह फंसा है वो ऐसी ऐसी सीट पे उसे फंसाया है, और बस मनोज तिवारी के सामने वो बहुत बुरा फंस गया है।
उस इलाके में तो उसका कुछ भी नहीं होगा। और ऊपर से जो है ये अरविंदर सिंह लवली वगैरह का मामला हो ही गया, ये तो सब घर बैठ गए अरविंदर सिंह लवली वगैरह। सिखों विखों के इधर पंजाबियों के वोट कुछ दिलवा दें तो नहीं, कुछ नहीं, जीरो हो गया है बिल्कुल मामला। कोई कैंपेन ही नहीं कर रहा है। ये संदीप दीक्षित और राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली, इन सब ने तो मीटिंग बताते हैं कि कल की है बैठ के, कि कैसे इसे कन्हैया और उदित राज को हरवाया जाए। जेपी अग्रवाल अपने आप ही हार जाएगा। हाँ, नहीं, उन्हें परेशानी 2 ही टिकटों से है। ये संदीप दीक्षित लड़ना चाहता था और अरविंदर सिंह लवली शुरू से ही खुद भी लड़ना चाहता था। पिछली बार भी लड़ा था अरविंदर सिंह लवली तो, लेकिन ये शुरू में अरविंदर सिंह लवली अपना पीछे हट गया जब इसे लगा कि बात नहीं बन रही है। और फिर जब ये कन्हैया कुमार का टिकट हो गया ना, इससे बड़ी नाराजगी हुई। इन्होंने कहा कि यार जबरन थोपा गया है, कन्हैया कुमार का दिल्ली में टिकट बनता ही नहीं है किसी भी हिसाब से। पिछली बार बिहार से लड़ा था, बिहार का रहने वाला, वहीं जाके लड़े, तो ये जबरन थोपा हुआ लग रहा है इन्हें। इसकी नाराजगी है, इसी वजह से जो है अरविंदर सिंह लवली अलग हो गए। तो कन्हैया कुमार की पिछले बार देखते हैं, मुझे तो यही देखना है कि 4.5 लाख से हारता है नहीं। गिरिराज के सामने तो हारा था 4.5 लाख से। अब के देखते हैं मनोज तिवारी कितना हराते हैं। दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं। ना तो आम आदमी पार्टी का कुछ दिखाई पड़ रहा है और ना कांग्रेस का कुछ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, देखिए एक बड़ी मजेदार, आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट सिलेक्शन देखिए आप। हाँ, नहीं, आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हमने वो जनरल सीट से एससी को टिकट दिया है, वो कुलदीप कुमार को, वाल्मीकि को। तो उससे क्या हो जाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि सब लोग तो रिजर्व सीट पे लड़ाते हैं, हम जनरल सीट पे लड़ा रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं वो। लेकिन स्वाति मालीवाल आ गई अमेरिका से लौट के, वोट मांग रही है, घूम रही है 3 दिन से। बहुत अच्छा है, तो कुछ और वोट खराब करेगी फिर तो। हाँ, और सुनीता केजरीवाल, मांगने जाएगी वहां, सुनीता केजरीवाल जो है स्टार कैंपेनर है, वो भी रोड शो कर रही है बाकायदा। सुनीता केजरीवाल का भविष्य तो संजय जी मुझे लग रहा है कि उज्जवल है आम आदमी पार्टी में। और क्या पता अरविंद केजरीवाल भी छूट जाए तो फिर वो भी आ जाएंगे मैदान में। अरविंद केजरीवाल को आपको उम्मीद है कि चुनाव से पहले 4 जून से पहले बाहर आएगा? तो क्या पता, वो हियरिंग 2 दिन से चल रही है। हाँ, आज तो मनीष सिसोदिया की जमानत पे भी हियरिंग है, उस पे भी चल रही है। मनीष सिसोदिया की तो रिजेक्ट होगी ना आज। अच्छा, रिजेक्ट हो गई। मनीष सिसोदिया को तो देखते ही रिजेक्ट कर देता है जज, पता नहीं क्यों। वो बार बार जाता है, उससे तो कहते हैं कि अब तुम 3 महीने तक नहीं करोगे अप्लाई, वो फिर जाता है, फिर उसकी रिजेक्ट हो जाती है। मनीष सिसोदिया की तो जजों ने सोच लिया कि इसे नहीं जाने देना है बार। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है हरियाणा और पंजाब में क्या हो रहा है? हरियाणा में तो संजय जी बड़ा रायता फैल गया है। तो विजेंद्र सिंह गया था, उसे टिकट नहीं दिया कांग्रेस वालों ने। वो बेचारा सिटिंग सांसद वो गया हिसार वाला छोड़ के, उसे तो टिकट नहीं दिया। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि विजेंद्र सिंह जो है जेजेपी को सपोर्ट करेगा, दुष्यंत चौटाला को। वहां तो हरियाणा की तो 10 सीटों पे आप एक टिकट के लिए जो लड़ाई हुई है, गजब। कांग्रेस की बीजेपी ने तो सारे बांट दिए शुरू में। हाँ, बीजेपी ने तो एक झटके में कर दिया काम शुरू में ही। लेकिन इनका जो रायता फैला है कि साहब नहीं, शैलजा को यहां से नहीं, सिरसा से दो। वो बेचारी अंबाला से रही, उससे कह रहे कि वहां सिरसा से लड़ो जाके। बताओ, अंबाला से वो मंत्री रही, जीती हुई है। वहां तो हुड्डा ने भी बड़ा गेम कराया इनका, उसने अपनी मर्जी के अलावा किसी को टिकट होने ही नहीं दिया। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ ये विजेंद्र। लेकिन आप ये देखिए, अभी तक रोहतक का टिकट नहीं डिक्लेयर हुआ। हाँ, रोहतक में पता नहीं क्या मामला है, क्या दीपेंद्र लड़ नहीं रहा है क्या इस बार, क्या चक्कर है? वो मैंने जो सुना है वो ये है कि सारे के सारे मिलके दीपेंद्र को हरवाने के लड़वा चक्कर के में हरवाना चाहते हैं। नहीं तो फिर दीपेंद्र भी जो है उसी श्रेणी में आ जाएगा जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। लड़ो ही मत, जब लग रहा है कि अमेठी से हारेंगे, रायबरेली से हारेंगे, तो लड़ो ही मत। राज्यसभा तो मिली हुई है 6 साल के लिए दीपेंद्र को, वो तो दिल्ली में बंगला तो मिला ही हुआ है, क्या दिक्कत है, मत लड़ो।
हुड्डा का भी संजय जी टारगेट यही है, विधानसभा को लेके वो अपनी फील्डिंग कर रहा है। और हाँ, हुड्डा की अब की वो भी बार विधानसभा प्लानिंग के हिसाब से कर रहा है। जी, वो भी विधानसभा हुड्डा के की हिसाब जो से। बेसिकली जो हुड्डा की प्लानिंग है ना, वो है इस बार दीपेंद्र को सीएम कैंडिडेट बनाने की। ये लोकसभा है चुनाव प्लान। अगर रीजनल पार्टीज को ले लीजिए तो लोकसभा का चुनाव तो दो ही पार्टी लड़ रही है रीजनल पार्टीज। एक तो डीएमके ने लड़ा और दूसरा ममता दीदी लड़ रही है, हाँ, जो लोकसभा के हिसाब से लड़ रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से लड़ रहे हैं कि लोकसभा में हमको सीटें लानी है। मैक्सिमम पे रहना है। बाकी कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, उसको लड़ना तो है लेकिन उसको लड़ने की तमीज नहीं है। नहीं तो ये तो जिस तरह से यहाँ हरियाणा में इनके कांग्रेस वालों के टिकट हुए हैं, तो ये हरियाणा में तो ये भी रीजनल पार्टी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं कांग्रेस वाले भी। अब इनकी अखिलेश और मायावती वाली कहानी है। हरियाणा में क्या लग रहा है संजय जी आपको, 10 सीटों का हरियाणा में क्या? देखिए, मेरे को तो एक ही सीट पे डाउट थी। हम्म मेरे को सिर्फ हिसार सीट पे डाउट थी, लेकिन अब आप कह रहे हो कि इन्होंने वीरेंद्र के साथ रायता फैला लिया तो फिर हिसार भी हिसार में फिर से एक चौटाला आ जाएगा। जी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी की एक आध सीट तो कम होगी। कौन सी हरियाणा कम में होगी? आप बताइए कौन सी कम होगी, हम डिस्कस करें उसको। भिवानी हो सकती है। भिवानी का जो कैंडिडेट है धर्मवीर सिंह, उसका भिवानी बड़ा विरोध है। महेंद्रगढ़ में तो वो लड़ाई चल रही है किरण चौधरी की और दूसरे हाँ, गुट की। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो जिसको टिकट मिलेगा उसको दूसरा हराएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन और उसमें उसके वहां आप मार्जिन देख लीजिए, जो जीत की मार्जिन थी पिछली बार की वो देख लीजिए, हाँ पे ठीक ठाक मार्जिन थी, सही बात है। 4 लाख से ऊपर की मार्जिन थी। हम्म वहां तो नहीं है चांस। तो रोहतक में अगर ये ढंग से और पहले डिक्लेयर कर देते तो रोहतक निकल सकती थी, लेकिन अब ये रोहतक इनके हाथ से निकल गई। हालांकि पिछली बार केवल मेरे ख्याल से 6,600 वोट से हारा था वो, हुड्डा। लेकिन हाँ, वो बढ़िया चुनाव था। 6,600 वोट से जो हारा था उसके जो कारण थे वो अब और भी ज्यादा है, क्योंकि वो कोसली से 75,000 की लीड खाई थी उसने, और 17,000 की लीड उसने खाई थी रोहतक शहर वाली कंस्टिट्यूंसी से, और एक और से बराबर सा था, और बाकी में जो लीड ली थी उसने वो इतनी नहीं ले पाया था, तो वो हार गया 6,600 वोट से। लेकिन अभी जो आज की स्थिति है उसने कोसली उसके खिलाफ वैसे ही खड़ी है जैसे पहले खड़ी थी। रोहतक में वो और भी डाउन है, सिटी में एक और दो कॉन्स्टिट्यूंसी उसने और डाउन हो गया है, बाकी जगह से मेकअप नहीं किया, तो इस बार तो वो और बुरी तरह से हारेगा। खट्टर साहब तो लेकिन जीत जाएंगे नहीं? खट्टर साहब जीतेंगे 6 लाख से। खट्टर और लोग जिंदल और वो जो नया जो सोनीपत में जिसको दिया है टिकट, उनके तो कहीं दूर दूर तक कोई लगता ही नहीं है। देखिए हिसार की, ये आपके हरियाणा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत। 4 दिल्ली के ऊपर है, हम्म 4 दिल्ली के ऊपर है, 2 दिल्ली के नीचे है, नीचे है। ठीक है, 3 दिल्ली के ठीक पश्चिम में, रोहतक हिसार सिरसा, और एक जो है वो आउटलायर जिसको बोल सकते हैं वो भिवानी महेंद्रगढ़। हाँ, वो जो दूर वाली है, पीछे वाली। जो दूर वाली, ऊपर से चलो आप 4, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, नीचे गुड़गांव, फरीदाबाद, धुर पश्चिम, रोहतक, हिसार और सिरसा। एक आप जो है उसको कह लो दक्षिण पश्चिम कह लो उसको, वो भिवानी महेंद्र। ये है 10 कॉन्स्टिट्यूंसी, और 10 का हिसाब मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। मुझे तो हिसार में डाउट था, लेकिन अब आपने जो नहीं, लेटेस्ट खबर दी है उसके हिसाब से हिसार का फिर कैलकुलेशन कर लेते। हाँ, तो गड़बड़ी हो रहा है।
अब विधानसभा में क्या हरियाणा में रहेगा सीन, क्या लग रहा है आपको? अरे विधानसभा दूर है अभी तो, नहीं दूर नहीं लोकसभा है का संजय जी, परिणाम यहाँ देश वहाँ में। वहाँ 4 तारीख के बाद ही विधानसभा की कहानी शुरू हो जाएगी हरियाणा में। हम्म। हाँ, वहाँ लोग चक्कर में लगे हुए हैं अभी से ही। क्योंकि वहां पे हाँ तो इस बार तोल मोल ये हो रहा है कि जाटों का क्या वो रहता है, क्योंकि एक लॉबी थी ना जो 2 बार से ये कह रही थी कि साहब आपने नॉन जाट को सीएम बना रखा है। वो परसेप्शन, उस परसेप्शन का भी तो खुलासा 4 तारीख को होने वाला है। देखिए ये हरियाणा की पॉलिटिक्स बिल्कुल सही खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। जाटों ने वहाँ जो आतंक मचा के रखा था 30-40 साल, तो वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट पहले भजनलाल ने किया, लेकिन भजनलाल की अपनी लिमिटेशंस थी, तो ठीक है उसका जो है थोड़ा चला थोड़ा नहीं चला। लेकिन बीजेपी जो है वो सारे नॉन जाट इंक्लूडिंग दलित सब बीजेपी के पीछे एकत्र हैं। हाँ वो तो है ही। उसे कहते हैं ना कि 36 में से 35 एक तरफ है, एक तरफ है। तो जाटों को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो अपने जो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके घूमते हैं ना चारों तरफ, तो उसको थोड़ा टेम्पर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए जाटों की संख्या राजस्थान में इतनी है, लेकिन आज तक जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बनवा पाए, सारे एक हो जाते हैं। यहाँ यहाँ जाट को सीएम बना दिया तो दूसरों को सबका वो क्या करेगा। सही बात है, और जबकि ठीक ठाक जाट है वहां पे हरियाणा में, उसमें राजस्थान में। तो राजस्थान में एक पट्टी तो पूरी जाट डोमिनेटेड है आपकी, जो हरियाणा से लगती हुई। जो ज्योति मिर्धा जीत रहे हैं नहीं? ज्योति जीत रही। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं, और इसी तरह से जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक हमारा आपका जो आज का कार्यक्रम, जो ये कार्यक्रम मंगलवार को हम करते हैं मुख्यतः, जी तो चुनावी गपशप का ही कार्यक्रम बना रहेगा जी जब तक बिल्कुल। चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं। नहीं आप ये अच्छा कर लेते हो, आप गपशप का नाम दे देते हो इसमें। अगर हम कुछ आंकड़े वाकड़े गलत वलत बोल दें ना, तो हमारे पे कोई मानहानि वगैरह का केस भी नहीं करेगा। आप ये शुरू चुनावी में गपशप है। डिस्क्लेमर आप शुरू में दे देते हो ना कि चुनावी गपशप करते हैं, तो गपशप है हमारा, हम कुछ भी कह सकते हैं। हम रवीश कुमार के भाई के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते आज की चुनावी गपशप यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी हैं। दर्शकों को हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।